हेलो बच्चों, आज हम सब सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और साथ ही ये पता करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है जिससे हम उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध निकाल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा समांतर क्रम जिसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो रेसिस्टर के सिंबल से तो आप वाकिफ हैं। सिंबल रेसिस्टर का हम सब इस तरह से बनाया करते थे। तो जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर यानी प्रतिरोधों को एक साथ जब हम रखने लगते हैं तो उनके जुड़ने का जो तरीका है, जिस आधार पर उनको हम जोड़ते हैं, वो कहलाता है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अब इसको मेनली दो तरह से जोड़ सकते हैं। पहला कुछ ऐसा कि मान लीजिए ये पहला रेसिस्टर है जो मैंने बना दिया। अब इस रेसिस्टर के इस सिरे को आप सिर और इसको इसका पूंछ कह सकते हैं। शुरुआती पॉइंट सिर और दूसरा पूंछ। अब अगला रेसिस्टर यहीं से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा कि पहले रेसिस्टर के पूंछ में दूसरे रेसिस्टर का सिर जुड़ा हुआ है और फिर दूसरे रेसिस्टर के पूंछ में तीसरे रेसिस्टर का सिर जुड़ा हुआ है। तो जो ये कॉम्बिनेशन होता है, इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी एक रेसिस्टर के पूंछ में दूसरे रेसिस्टर का सिर, दूसरे रेसिस्टर के पूंछ में तीसरे रेसिस्टर का सिर और इसी तरह आगे। तो इस तरह से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो पैरेलल में सारे रेसिस्टर्स यानी सारे प्रतिरोधों के सिर एक साथ एक पॉइंट पर और पूंछ दूसरे पॉइंट पर एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से एक रेसिस्टर आपको मैं ऐसे दिखाऊं। पहला रेसिस्टर है, इसका ये सिर हो गया और ये पूंछ हो गया। अब ये दूसरा रेसिस्टर है जिसका ये सिर हो गया, ये पूंछ हो गया। ये तीसरा रेसिस्टर है जिसका ये सिर और ये पूंछ हो गया। तो इस तरह दो या दो से अधिक रेसिस्टर जब इस तरह से जुड़े हों कि उनके सिरे एक साथ एक पॉइंट पर और पूंछ एक साथ दूसरे पॉइंट पर जुड़े होते हैं तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ने का एक तरीका है। अब आप इमेजिन कीजिए, ये तो कॉम्बिनेशन मैंने समझा दिया। अब आपको दो बातें बता दूं। इस जगह से इमेजिन कीजिए कि इसको एक सर्किट से जोड़ा जाता है। सर्किट में एक बैटरी लगा दी जाती है और बस एक स्विच लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि करंट इससे निकलने के बाद इस तरफ आती है और सेम अमाउंट का करंट यानी विद्युत धारा की जो मात्रा होगी वो तीनों के लिए बराबर होगी। अगर मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट इस सर्किट में दौड़ रहा है तो इससे भी 5 एम्पियर क्रॉस होगा, इससे भी 5 एम्पियर और इससे भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। चाहे करंट इसको कम चाहिए या ज्यादा, फर्क नहीं पड़ता। हर सूरत में इन तीनों ही रेसिस्टर्स से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 5 एम्पियर का करंट होगा, वो घटने वाला नहीं है। इसी तरह अगर इस बैटरी का पावर V हो यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो तो वो V यहाँ तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये V1 थोड़ा सा लेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा होगा और इसका थोड़ा होगा। इस तरह से इन तीनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलके बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी करंट तो नहीं बढ़ता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, पर जो इन अलग अलग रेसिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा। तो मैं कहने के लिए कह दूं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो इन प्रतिरोधों का जो
इन प्रतिरोधों से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो तो सेम रहता है, पर इन प्रतिरोधों का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। तो इस तरह से ये चीज आप याद रखेंगे। और कुल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कुल विभवांतर जो इन तीनों का होगा वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। अब एक और बात जान लीजिए, यहाँ मैंने रेसिस्टर लगाया है, आपको समझने में दिक्कत हो तो आप यहाँ बल्ब, यहाँ टीवी, यहाँ फ्रिज जैसे गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में सोच सकते हैं। अब बल्ब को कम करंट चाहिए, टीवी को उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए और फ्रिज को इन दोनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि फ्रिज को जितना करंट चाहिए वो उतना करंट इससे खींचेगा और नतीजा क्या होगा कि जितना करंट इसको चाहिए उतना करंट इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा और तब यहाँ पहुँचेगा। तो उतना करंट जब इन दोनों से गुजर रहा होगा तो समझ लीजिए कि ये दोनों बेचारा भी गुजर रहा होगा। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है, ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि इसमें सर्किट में परिपथ में समान धारा प्रवाहित होती है। नतीजा इसको ज़्यादा चाहिए तो इन दोनों को भी ज़्यादा करंट मिलेगा और ये दोनों खराब हो सकते हैं। उसके अलावा एक और मेजर डिमेरिट जो है वो ये कि अगर कोई एक सर्किट कहीं से खराब हो गया तो करंट यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा और आगे भी करंट सप्लाई नहीं होगा और सारे के सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे। तो ये थोड़ी सी खराबी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। पर आपने मोटा मोटी बात समझ लिया, सीरीज में जुड़े होने पर सारे प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है और सारे प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है, पर उन सभी प्रतिरोधों का कुल विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। अब आइए समांतर क्रम संयोजन को देखते हैं। समांतर क्रम में भी मान लीजिए मैं इसे एक सर्किट में तब्दील कर दूं तो आप देखेंगे इससे धारा प्रवाहित होना शुरू होती है और वो करंट यहाँ आकर यहाँ से आई करंट जा रहा हो, यानी अगर मैं कह दूं कि 5 एम्पियर की करंट इससे प्रवाहित हो रही हो तो ये 5 एम्पियर यहाँ दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। हो सकता है इसको 1 एम्पियर जाए, इसको 2 एम्पियर जाए और इसको 2 एम्पियर जाए, यानी जिसकी जैसी जरूरत होगी वो वैसा करंट जो है खींच लेगा। तो करंट इसके अकॉर्डिंग खींच लिया जाएगा और बाद में जब करंट इस तरफ पहुंचेगा तो वापस से जुड़ के 5 एम्पियर बन जाएगा। यानी इस संयोजन में, जिसको हम समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, इस संयोजन में जरूरत के अनुसार सभी प्रतिरोधों से अलग अलग करंट जो है प्रवाहित होती है और साथ ही इन प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो विभवांतर भी ही होता है, यानी सबका विभवांतर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, करंट सेम था, इसमें करंट अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर सेम होगा, जो यहाँ वही यहाँ। तो ये मैं हटा देता हूँ, बस आप समझ लीजिए कि इन सभी प्रतिरोधों का, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, इन सभी का विभवांतर जो होता है वो एक समान होता है, इतना के बराबर। इसलिए आप घर में, चूंकि घर में जो कॉम्बिनेशन यूज होता है ना वो पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं होता होगा आपके घर में कि अचानक से अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो पंखा भी चलना बंद हो जाएगा, टीवी भी चलना बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन सीरीज में ये चीजें हो जाती है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तो जैसे ही आपका बल्ब फ्यूज होता टीवी और फ्रिज, पंखा सभी चलना बंद कर देते। पैरेलल में क्या है, बल्ब फ्यूज हो गया, चलो उधर जो करंट जा रहा है वो अब नहीं जाएगा, पर ये दोनों जिसको जैसे चलना है वो चलता रहेगा। तो सभी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो विभवांतर होगा सबका ना वो बिल्कुल सेम होगा। इसलिए आप घर में जितने भी डिवाइस हैं आपके, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो या कुछ भी हो, सबका जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे उस पर लिखा हुआ तो सब पर 220 वोल्ट ही नजर आएगा। पावर सबका अलग अलग होगा, किसी पर 100 वाट होगा, किसी पर 60 वाट होगा, जो आप बल्ब लाते हैं वो 9 वाट का हो जाता है। तो इस तरह पावर सबका अलग अलग होगा। पावर का कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हर एक चीज पर आपको 220 ही लिखा मिलेगा, क्योंकि जिस तार के माध्यम से आपके घर में करंट आ रहा होता है वो करंट भी 220 वोल्ट की ही होती है, 440 वोल्ट पोल तक, और आपके घर में आती है 220 वोल्ट की बिजली। तो इस तरह से 220 वोल्ट सारे डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहाँ जो हम इमेजिन कर सकते हैं एक बैटरी, वो भी मैंने मान लिया 220 वोल्ट की। तो यहाँ तो बैटरी पर सारा कुछ समझना होता है और उस जगह करंट आती है पोल से।
अब चूंकि आपने सीरीज और पैरेलल दोनों को समझ लिया, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है पर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बदल जाता है। पैरेलल में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट बदल जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आइए हम सब कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं, यानी टोटल इन जगह पर अगर इस तरह से तीन प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, वो निकालने के लिए एक्सप्रेशन। बच्चों ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, यानी जब दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध, जिसको यहाँ समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा जा रहा है, वो पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है। हमको उस फॉर्मूला को ही अभी पता लगाना है। तो देखिए मैंने 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये मान लीजिए इस जगह से इस जगह तक R1, फिर यहाँ से यहाँ तक R2 और फिर यहाँ से यहाँ तक R3। तो ये हो गया आपका 3 प्रतिरोध। माना कि 3 प्रतिरोधक यानी 3 रेसिस्टर्स जिनका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्रमशः R1, R2 तथा R3 और विभवांतर V1, V2 और V3 है, यानी 3 रेसिस्टर्स जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं उनका रेसिस्टेंस R1, R2, R3 और उनका पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 है। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और सर्किट में जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, यानी आपके इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी परिपथ का जो विभवांतर है वो V है। तो आगे वही लिखा गया है, एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I है। अब मैंने पहले ही कहा सीरीज में जब जुड़ा होता है तो बैटरी का जो कुल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इन सब के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने लिखा है V बराबर V1, V2 और V3। देख लीजिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके बाद ओम के नियम को याद कीजिए। ओम का नियम बताया गया था आपको, क्या था ओम का नियम? V इज इक्वल टू I R। तो इसको हम सब इक्वेशन 1 समीकरण 1 ले लेते हैं और इसके आगे देखिए क्या होगा। ये तो ओम का नियम है, ओम के नियम के अनुसार इसके लिए और इसके लिए क्या एक्सप्रेशन, क्या व्यंजक निकल के आते हैं वो कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम सब लिखते हैं R1 के लिए। R1 के लिए क्या होगा? V1 इज इक्वल टू I, क्योंकि I ही सबसे क्रॉस कर रहा है, I R1। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसके बाद R2 के लिए क्या होगा? V2 इज इक्वल टू I R2। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। और आखिरी है R3 के लिए V3 इज इक्वल टू I R3। ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, तो मैं 1 छोड़ देता हूं, 2, 3 और 4 को जोड़ता हूं। देखिए इस जगह बना लिया जाए कुछ एडजस्ट करते हुए, डायरेक्ट ही 1, 2 और 3 को जोड़ने पर अब देखेंगे एक तरफ तो आपको जोड़ना पड़ेगा V1, V2 और V3। मैंने यहां से V1, V2 और V3 को ऐड कर दिया, दूसरी तरफ IR1, IR2 और IR3 ऐड होगा, यानी IR1, IR2, IR3। अब आप देखेंगे V1, V2 और V3 के बदले हम सीधे ही क्या लिख सकते हैं? V। और इस जगह से अगर मैं I कॉमन ले लूं तो बच जाता है R1, R2 और R3, जिसको आपको मानना है इक्वेशन 5, क्योंकि 4 तक तो यहां हो गया था। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब वो 5 देखिए और यहाँ ये 1 देखिए, दोनों का जो LHS है
जो बायां पक्ष है वो बिल्कुल बराबर दिख रहा है। तो जब LHS बराबर होंगे तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखता हूं 1 तथा 5 से। हिंदी देख के अगर आपको परेशानी हो रही हो तो आप बस यहाँ समझने पर फोकस करें। इसका कंप्लीट नोट्स इंग्लिश में आपको मेरे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, क्लिक करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह समझ लीजिए, वहाँ से कंप्लीट इंग्लिश नोट्स आपको मिल जाएगा और आप दोनों को कंपेयर करके आसानी से इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। LHS दोनों का सेम है, इसलिए मैं LHS को नहीं लिखूंगा। जो बच गया यानी इधर बच गया आपका IR और इधर हो गया I के साथ R1, R2 और R3। अब I और I कैंसिल कर दीजिए। R इज इक्वल टू R1, R2 और R3। अब यहाँ ये जो R है, ओम के नियम से जो मैंने लिखा था, ये R टोटल रेसिस्टेंस को यानी कुल प्रतिरोध को बताता है, और कुल प्रतिरोध को ही तो मैंने समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा था। तो ये R आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, जिसको निकालने के लिए आपको क्या पता चला कि आप जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़े मिलेंगे उन सबको आपको सीधे ही जोड़ देना है। एक लाइन और यहाँ आप लिख सकते हैं RS। ये S क्या है? तो R के बदले मैं RS लिख रहा हूँ, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध। R के बदले RS, क्योंकि R भी तो समतुल्य प्रतिरोधी था, तो RS हो या R ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका वो फॉर्मूला जो आप डिराइव करना चाह रहे थे। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का एक फॉर्मूला, एक व्यंजक निकल के आ गया। चूंकि आपने श्रेणी क्रम को समझ लिया तो अब समांतर क्रम को भी समझना जरूरी है। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ भी माना कि 3 प्रतिरोधक यानी 3 resistors are connected in parallel whose resistance are R1, R2 and R3। प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R1, R2, R3 है और जिनसे प्रवाहित विद्युत धाराएं यानी इलेक्ट्रिक करंट I1, I2, I3 है। एक परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और परिपथ का विभवांतर भी और परिपथ में प्रवाहित धारा I है। चूंकि I ही जाके 3 हिस्सों में बट रहा है, I1, I2, I3, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने कहा श्रेणी क्रम में भी 3 हिस्सों में बढ़ता है और समांतर क्रम में I यानी करंट 3 हिस्सों में बढ़ता है। अब ओम के नियम से यहाँ भी आप देखिए V इज इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ भी हम सब उसी की तरह नकल करते हुए लिखेंगे R1 के लिए, पर उससे पहले एक बात बता दूं, पिछले वाले क्वेश्चन में जब श्रेणी क्रम था तब हम भी के साथ ही R1, R2, R3 निकाल लिए थे, क्योंकि उसमें भी बार बार बदल रहा था। R के अलावे R तो बदला हुआ है ना, एक R1, एक R2, एक R3, पर उसके अलावे उस वाले क्वेश्चन में भी बार बार बदल रहा था, V1, V2 और V3। और इस वाले क्वेश्चन में I बार बार बदल रहा है, I1, I2 और I3। इसलिए इस बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए I इज इक्वल टू V बाई R लिखूंगा, यानी R इस तरफ इसके पास आ गया। अब R1 के लिए इस जगह आ जाता हूं। R1 के लिए अब बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग होगा I1, I के लिए I1 इज इक्वल टू V। अब तो सबका V ही होना है, तो V बाई R1, यानी I1 का जो निकला रिजल्ट वो निकला R1 का जो रिजल्ट निकला वो निकला I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि इसको हमें 1 लेकर चलना है। तो जिस तरह R1 हमने निकाल लिया, R2 भी निकाला जा सकता है। R2 के लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V बाई R2। ये आपका 3 हो गया। देखिए इसी का नकल करके मैं लिख रहा हूं, I के जगह I2, V के जगह सब में भी ही होना है और R के जगह R2, और आखिरी बचता है R3 के लिए। तो R3 के लिए होगा I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ये आपका
4 हो गया। पिछले बार वाला ही सारा तरीका जो है वो नकल हो रहा है। अब आप फिर से 2 3 4 को जोड़ देंगे, 2 3 और 4 को जोड़ने पर तो ये वाला एक तरफ जुड़ेगा, यानी I1 I2 I3, और ये वाला एक तरफ V/R1 V/R2 V/R3। आप इन सब के बदले क्या लिख सकते हैं? I1 I2 I3 के बदले आप लिख सकते हैं I, और इस तरफ मैं ऊपर से V कॉमन लेता हूं तो बचेगा ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी 1/R1, यहाँ भी 1/R2 और यहाँ भी 1/R3, और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 5। अब आप 1 और 5 को फिर से तुलना करके देख लीजिए। 1 इसमें भी I है और 5 इसमें भी I है, यानी LHS दोनों का एक जैसा है, तो आप लिख सकते हैं 1 तथा 5 से। इधर आप लिखेंगे V/R और इधर लिखेंगे इधर आपको लिखना होगा V इंटू 1/R1 1/R2 1/R3। जब आप लिख देंगे तो ये V और ये V आपको कैंसिल होता दिखेगा, इधर बचेगा ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। अगर आप इसको पिछले वाले के आधार पर लिखना चाहिए तो उसमें हमने लिखा था RS, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध। और यहाँ अगर आपको लिखना पड़े तो यहाँ आपको लिखना होगा 1/RP, 1 तो रहेगा, R और P का, RP का मतलब हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध। 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये आपका वो एक्सप्रेशन हो गया जिसको यहाँ डिराइव करने कह रहा था व्यंजक, आपको मिल गया। तो ये हमने समझ लिया समांतर क्रम संयोजन को भी। अब क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आइए हम सब वो कुछ न्यूमेरिकल को देखकर सीखते हैं। बच्चों तो ये देखिए सवाल है कुछ आपके सामने में, समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस वाले में ये किस कॉम्बिनेशन में है, तो आप तो देख के समझ रहे होंगे कि सारे के सारे सीरीज में है। और सीरीज के लिए आपने रूल क्या पढ़ा था? सीरीज RS लिखता हूं मैं। सीरीज के लिए रूल था कि डायरेक्ट ही आप सारे के सारे प्रतिरोधों को ऐड कर सकते हैं, यानी 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। तो 6 3 9 और 2 11 ओम हो गया आपका इस तरह के कॉम्बिनेशन का समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब इस वाले में देखिए ये तीनों किसमें है, तो ये आप कहेंगे पैरेलल में है। तो पैरेलल का रूल आपने क्या पढ़ा है? 1/RP लिखता हूं इसको, 1/R1 1/R2 और 1/R3, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो देखिए अब क्या किया जाए, 1/2 1/3 1/6, एलसीएम लेंगे क्या होगा? 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। इधर 1/RP ही जिंदा रहेगा, तो ये क्या हो गया? 3 2 5 और 1 6, 6/6 कैंसिल होके 1। अब इसको आप उलट लीजिएगा तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा RP वो आएगा 1। तो 1 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। कब? जब पैरेलल में जुड़ा था। अब देखिए जो वैल्यू 2 3 6 यहाँ था वही 2 3 6 यहाँ था, यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बढ़ गया और यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घट गया। और आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है, बिजली की खपत कम होती है। तो घर में अगर हम सीरीज लगाते तो इतना रेसिस्टेंस होने के कारण ज़्यादा बिजली खर्च होती, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होता है और बिजली की खपत इसकी तुलना में कम होती है। खपत तो होती है, बिजली के बिल भी देना ही पड़ता है, पर इसकी तुलना में पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के कारण कम खर्च होती है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर ले तो खर्च बढ़ जाएगी। तो ये दो तो आप सीधे सीधे समझ गए, जो आपके डायग्राम से मिलता जुलता दिख रहा था। अब यहाँ इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है?
दो लाइन में है, मतलब दो सीरीज में है, और फिर दो जो है वो पैरेलल में है। इसको पहचानने का एक तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए करंट इमेजिन कीजिए इस पॉइंट से गया, इस पॉइंट से गया, और यहाँ आके दो हिस्सों में बट गया। तो करंट जब दो हिस्सों में बटता है ना, तो जिन दोनों में करंट जा रहा होता है वो दोनों पैरेलल कंसीडर किए जाते हैं। ये मान लिया जाता है कि वो समांतर में है, और बाकी इधर तो आपको सीरीज यानी श्रेणी क्रम दिख ही रहा है। तो पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। इसके इक्विवेलेंट को आप R डैश नाम दे दीजिए, ताकि फाइनल वाले को R दे सकते हैं, या फिर आपको मन हो तो आप इसको RP लिख सकते हैं। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, 1/RP के लिए फॉर्मूला पढ़ा था 1/R1 + 1/R2, पर यहाँ R1 नहीं, R2 नहीं, R3 और R4 है, तो मैंने वही लिख दिया 1/3 और 1/6। नीचे हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 1/RP और फिर 1 और फिर 1/RP। आप देखेंगे 1/RP इज इक्वल टू 3/6, 1/2। अब ये तो 1/2 1/RP का है, इसको उलट लीजिए तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उलट गया तो ये भी उल्टेगा, 2 ओम। नाउ आपको टोटल निकालना है, ये और इन दोनों के बारे में। अब इन दोनों का टोटल क्या निकल गया, दो। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ दो नहीं एक ही है, तो जब एक होगा तो सब कैसे चला जाएगा, सीरीज में। तो अब अगर आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मैं इस बार सिर्फ R लिखूंगा, सीरीज नहीं, R1 R2, और इन दोनों के बदले जो टोटल निकला है RP वो। तो इस तरह से 2 4 और फिर फाइनल 2। तो इस तरह से 2 4 2 6 और 2 8 ओम आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को देख के आपको पता लगाना है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, और फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन पर आइए, मैं पहले इसको बनाता हूँ, फिर बारी बारी से उन दोनों को भी समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ कहता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, R1 R2 R3 R4 और R5 सभी के सभी 2-2 ओम के ही हैं, और यहाँ आपको इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप पता कीजिए कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल, कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में। तो आप देखेंगे पता करने का जो तरीका है वो ये कि करंट यहाँ से जा रहा है, और इस पॉइंट के बाद करंट यहाँ, यहाँ और यहाँ तीन हिस्सों में बढ़ जा रहा है। इसमें करंट तीन हिस्सों में बढ़ गया, मतलब इन तीनों का जो टोटल वैल्यू आने वाला है वो तीनों आपस में समांतर क्रम में होंगे। मतलब ये और ये तीन समांतर संयोजन नजर आएगा आपको। पर इसके साथ इसका संयोजन क्या है, तो गौर करने पर पता चलेगा जो करंट इससे जा रहा है वही करंट इससे भी जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में होगा। नीचे आइए, जो इससे जा रहा है वही यहाँ के बाद इससे जाएगा, यानी सेम अमाउंट ऑफ करंट इससे और इससे पास कर रहा है। तो जब सेम अमाउंट पास करता है करंट का, तो हम कहते हैं कि जिससे सेम अमाउंट पास कर रहा है वो सब जो है सीरीज में है। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अब यहाँ के बाद तो तीन हिस्सों में बढ़ गया था, इसका टोटल वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू, और ये मिलके जो बनेगा वो बनेगा आपके लिए समांतर। तो पहले इन दोनों का टोटल वैल्यू निकालिए। तो इसको मैं नाम दे देता हूं R डैश। R डैश सीरीज में है, ये तो आपको पता चल गया होगा, किसका किसका, R1 और R2 का। तो ये हो गया 2 ओम और 2 ओम, टोटल 4 ओम। नीचे आइए, इसका नाम मैं दे देता हूं R डबल डैश, और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में, यानी R4 और R3, 2 ओम और 2 ओम। तो ये भी आपका हो गया 4 ओम। अब टोटल निकालना है, तो देख लीजिए आप, इसके लिए ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से करंट गया है, एक ऐसा चला गया, एक R5 वाला ऐसा चला गया, इसको आप 2 के बदले 1 ही इमेजिन कर लीजिए, और एक ऐसा चला गया। तो आपको देख के लगेगा कि अरे हाँ, इन दोनों के बदले 1 सोचूं, ये अकेला रहे, और ये इन दोनों के बदले 1 सोचूं, तो सारा का सारा हमको समांतर दिखने लग जाता है। तो समांतर का कंडीशन तो आपको मालूम है, इसको सिर्फ R लिख रहा हूं, 1/R डैश
1 बाई आर डबल डैश, यानी यहाँ वाले वैल्यू के लिए आर डैश, यहाँ वाला जो मैंने निकाला इन दोनों के लिए आर डबल डैश, और ये तो बेचारा R5 पहले से है तो 1 बाई R5। अब टोटल 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 और प्लस 1 बाई R5 का वैल्यू यही है 2। तो इस तरह एलसीएम लेंगे आप तो नीचे 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 4 बाई 4 कैंसिल होके 1। चूंकि ये 1 बाई आर है, इसको उलटना होगा तो उलटने के बाद आर आता है 1 ओम। ये हो गया आपका आंसर। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध आया वो आया 1 ओम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 2 और क्वेश्चन बचता है, हम सब जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या कहता है कि आपको I यानी ये और V2 यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालना है। आपको मैंने पहले ही बताया सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो अलग अलग हो जाता है। तो पहले I निकालते हैं। I निकालने के लिए आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। ये किस में जुड़ा है? ये जुड़ा है सीरीज में, और सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है जिसको आप R भी लिख सकते हैं और RS भी, वो होगा R1 और R2, यानी 3 और 2 टोटल 5 ओम। भी दे दिया गया है 60 वोल्ट। अब आपको I निकालना है, तो I के लिए आपको मालूम है ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। V के बदले आप क्या रखेंगे? 60। I नहीं मालूम है और R के बदले आप रखेंगे 5। तो ये होगा 60 बाई 5, I कैंसिल होके 12, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो इस तरह से I तो निकल गया आसानी से। अब हमको निकालना है V2। तो दोबारा से देखिए, ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू IR, पर इस जगह तो हमको R2 के केस को देखना है, तो इस जगह हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू IR2। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में भी बदलता रहता है पर I स्थिर रहता है। एक बार जो I निकल गया वो वही I इस्तेमाल होना है। तो V2 कितना है वो तो हमको पता लगाना है। I कितना आया? 12, और R2 कितना दिया हुआ है? 2। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 24 V। तो इस तरह 2 चीजें जो मांगी जा रही थी वो दोनों ही आसानी से निकल गया। एक बार I निकाल लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो I एक बार आ गया वही अब फ्लो होगा सर्किट में। तो इस जगह हमको पता था कि इससे कितना करंट गुजर रहा है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, तो उनके नियम से भी तो निकाला जा ही सकता था। हमने V2 निकाल लिया। इसको भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में कहता क्या है? इसमें निकालना है I और I2। I यानी ये वाला और I2 यानी ये वाला। पर उसके लिए सबसे पहले फिर से आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूँ तो पैरेलल के लिए, समांतर क्रम के लिए तरीका क्या था? RP 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। 1 बाई R1 यानी 1 बाई 6, R2 यानी 1 बाई 4 और R3 यानी 1 बाई 12। एलसीएम ले तो 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12 और फिर 12 एकम 12। ये 3 दो 5 और 1 6 बटा 12, 6 दूना 12। ये आपका 1 बाई RP आया। अब इसको उलटिएगा तो ये भी उल्टेगा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा RP इज इक्वल टू 2 ओम। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब आपको I निकालने के लिए सहारा लेना होगा ओम के नियम से। V इज इक्वल टू IR। V दे के रखा है, फिर से इसमें भी 60 ही है। I निकालना ही है, और R अभी अभी निकला है 2। तो 60 बाई 2 इज इक्वल टू I। तो इस बार आपका I आ गया 30 एम्पियर। पुनः अब देखिए आपको क्या निकालना है। अब निकालना है I2, यानी इस वाले रेसिस्टेंस के लिए आपको ओम का नियम लगाना होगा। तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR तो होता है, पर इस वाले में I के जगह I2 और R के जगह R2 का इस्तेमाल करना होगा।
पैरेलल के केस में भी सेम होता है, यानी इस बार भी हम 60 रखेंगे। I2 हमको निकालना है तो I2 छोड़ दिए और R का वैल्यू, R2 का वैल्यू जो यहाँ दिया हुआ है मैंने वो रख दिया। इस तरह से आप देखेंगे I2 इज इक्वल टू 60/4, जो 15 बार में कैंसिल तो 15 एम्पियर निकल गया आपका I2। तो इस तरह से किसी भी सर्किट में आप किसी भी चीज का, जैसे इसमें V बदल रहा है तो आप V1 V2 भी निकाल सकते हैं, इसमें I बदल रहा है तो आप I1 I2 निकाल सकते हैं। इस तरह आपका प्रतिरोध का व्यंजक और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सब विद्युत शक्ति और घरेलू परिपथ में जो ऊर्जा की खपत होती है उसको जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।